डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इसके पहले एक हमने सेशन किया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 पर फॉर्म वगैरह फिल करने से पहले क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या टीचर एजुकेशन के फील्ड को लेकर क्या चीज़ें हमारे माइंड में होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड पर डिटेल में बात किया। आज हम बीएचयू बीएड पर बात करेंगे। देखो यार, बीएचयू बीएड पर बात करने से पहले एक बात जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो यार, बहुत सारे ऐसे लोग होगा जो इस सेशन में ज्वाइन करते हैं तो वो बस रैंडमली ज्वाइन कर लेते हैं। दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट, या फिर उनको लगता है कि अरे मेरा तो कोई प्लान नहीं था बीएचयू बीएड भरने का, नहीं नहीं मुझे तो बीएचयू बीएड का मतलब भरना नहीं है सर, मेरा कोई प्लान नहीं है बीएचयू बीएड देने का। देखो यार, तुम्हारा प्लान्स तुम्हारे अगल बगल के इन्वायरमेंट और तुम्हारे एक लिमिटेड सोच के कारण बना हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारे अगल बगल कोई उतना जानकारी वाले लोग नहीं है, उस तरह के जागरूक लोग नहीं हैं, तो आपके पास गिन के एक दो पॉपुलर में वाले ऑप्शंस हैं जहां पर एडमिशन होना इतना आसान नहीं है। उसके बारे में सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई और मेजर पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। देखिए होता क्या है, ये इन सेशंस को हम ज्वाइन ही इसीलिए करते हैं कि उन फील्ड्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ है जो हमें जानने की ज़रूरत है, जो हमें अभी तक नहीं पता है, जो आप लोगों को नहीं पता है। हो सकता है तमाम लोग यहाँ पर ऐसे हों जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, वाराणसी के बारे में कभी सुने ही ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम नहीं सुने हो तो तुमको लग रहा है अच्छा जितना तुम सुने हो उसके मतलब इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया के सारा ज्ञान तुमने ले लिया, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो नहीं सुने हैं तो चुपचाप शांति से पहले उसको सुनिए और समझिए कि क्यों आपको उसके बारे में बार बार बोला जा रहा है। उसी तरह बहुत कम लोग होता है जो एनसीईआरटी आरआईई बीएड के बारे में जानते हैं, बल्कि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन बीएड करने का एनसीईआरटी आरआईई ही है। सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट किसी टीचर एजुकेशन की संस्था से होता है तो एनसीईआरटी आरआईई से ही होता है। लेकिन अगर मैं बच्चों से बात करूं तो 90% कैंडिडेट्स एनसीईआरटी आरआईई का नाम भी नहीं सुने रहते हैं। हाँ, तो तुम नहीं नाम सुने हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप दुनिया में कोई अच्छी चीज़ नहीं देखे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितना आप सोच रहे हो उसके बियॉन्ड चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, ठीक है। तो सिंपली बीएड का भी ऐसा ही है। देयर इज लॉट दैट यू नीड टू डिग इन, देयर इज लॉट दैट यू नीड टू नो, देयर इज लॉट दैट यू नीड टू एक्सप्लोर, ठीक है। डोंट गो बाय पॉपुलर नेम्स कि अच्छा हम बीएचयू के बारे में सुना है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सुने हैं। जितनी भी अलग अलग संस्थाएं हैं, आपको एडमिशन लेना हो या ना लेना हो, उसके रिगार्डिंग थोड़ा थोड़ा मन बनाइए, ठीक है। बिना जानकारी लिए बातों पर बेवजह मत बनाइए अपना, ठीक है। मत का मतलब हो गया अपना ओपिनियन मत बनाइए बेवजह कि अच्छा नहीं नहीं हमको तो बीएचयू में जाना ही नहीं है, हमको तो एनसीईआरटी में जाना ही नहीं है। पहले उन चीज़ों के रिगार्डिंग जानकारी गेन करिए। जैसे जैसे आप जानकारी गेन करेंगे वैसे वैसे आपका खुद ही ऑटोमेटिक उधर मन जो है बनने लगेगा। जब मन बनेगा तो फिर उसके बाद जो है वो तो ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप फ्यूचर में जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। तो जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग ढंग से इंफॉर्मेशन डिग इन करिए, पूरा जानिए, सुनिए, समझिए। जब इस तरह के 5-10 यूनिवर्सिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर लीजिए तब आप लास्ट में ये बात बोलिए कि अच्छा मैं कहाँ पर एडमिशन लेना चाहूँगा, और एडमिशन भी कहाँ लेना चाहूँगा। नहीं नहीं सर मेरे को तो डीयू में ही चाहिए, नहीं नहीं सर मेरे को तो बीएचयू में ही चाहिए, नहीं नहीं सर मेरे को तो एनसीईआरटी आरआई में चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि वहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सर मेरा प्रायोरिटी तो पहले बीएचयू है। अगर मेरा बीएचयू में नहीं हुआ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी में रखूंगा। सर अगर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो मैं एनसीईआरटी आरआई को प्रायोरिटी पे रखूंगा। सर मेरा नहीं हुआ तो मैं जामिया को प्रायोरिटी में रखूंगा। सर मेरा नहीं हुआ तो मैं यूपी बीएड को प्रायोरिटी में रखूंगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, रीजन और प्लेस वेयर यू बिलोंग, ठीक है। तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से चलिए, ये नहीं कि नहीं नहीं हमको इसी में लेना है। नहीं, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, मेरा सेकंड प्रायोरिटी ये है, मेरा थर्ड प्रायोरिटी ये है, फोर्थ प्रायोरिटी ये है, फिफ्थ प्रायोरिटी ये है। एडमिशन का जो अप्रोच और तरीका होना चाहिए बेसिकली ये होना चाहिए। तो जो भी बच्चे आज बीएचयू बीएड के सेशन में ज्वाइंड हैं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा मतलब कुछ लोग हो सकता है कि अरे हमको तो बीएचयू का देना नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, या फिर फ्यूचर में कोई यूट्यूब पर देख रहा है अरे हमको तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। हाँ, मतलब तुमको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, दैट डजेंट मीन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले खाली बैठे हैं या बेटा तेरा एडमिशन ले लूँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गिनती की 200-250 सीटें होंगी, भरने वाले हैं 20-25 हज़ार लोग। सेम गोज फॉर बीएचयू। अभी देखेंगे बीएचयू में हार्डली 200 सीटें हैं, हार्डली 200 से 250 सीट है बीएचयू में। तो बीएचयू में एडमिशन और ज़्यादा कठिन है। आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तुलना में बीएचयू में कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अच्छा, किसी संस्था में कट ऑफ ज़्यादा जाता है इसका मतलब ही नहीं हो गया कि वो ज़्यादा अच्छा है, या किसी में कम जाता है
तो वो कम अच्छा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये आपको बता रहा हूँ कि देखो यार, उसके रिगार्डिंग ना तुमको इन्फॉर्मेशन गेन करना जरूरी है। पहले उसके रिगार्डिंग जानकारी लीजिए, थोड़ा उस टॉपिक पर जागरूक बनिए, उसके बाद सोचिए कि अच्छा क्या क्या लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मेरे पास हैं, मेरा बेस्ट प्रायोरिटी ये है, मेरा सेकंड प्रायोरिटी ये है, मेरा थर्ड प्रायोरिटी ये है। सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, फिर देखिए कि इनके यहाँ एडमिशन कैसे होता है, फिर आप सोचिए कि हाँ प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, आप इस सेशन में ज्वाइन है, मैं आपसे कहीं से नहीं कह रहा हूं कि आप डेली बाइट से प्रिपेयर करिए, आप कहीं और भी प्रिपेयर करते हैं तो भी जितना ज्ञान टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको डेली बाइट से मिल जाएगा उतना किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रिपेयर जैसे भी करो, चाहे आप प्रिपेयर जहां भी करो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट मेक दैट हैबिट टू कंटिन्यूअसली लर्न टू सीक दैट इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए आज हम बीएड पर बात कर रहे हैं, कल हो सकता है कि जामिया के बीएड पर बात हो। बहुत सारे लोगों को लगे कि अरे यार हमको तो जामिया का पेपर नहीं देना था यार। अरे नहीं देना तो क्या हुआ, जामिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर स्ट्रक्चर समझिए। सर हमको तो एनसीईआरटी आरआई का देना नहीं है, मैंने तो सुना ही नहीं है। तुमने सुना नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये तो तुम्हारी गलती है, तुम नहीं सुने हो फिर। ठीक है, तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं जो तुमको ठीक इन्फॉर्मेशन दे पाए, वो चीज़ें। उसी तरह फ्यूचर में कोई सेशन होता है DSSB पर, KVS पर, NVS पर, EMRS पर। सर अभी तो हम बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो हम टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग समझ के क्या करेंगे। अरे भाई तेरे को समझना पड़ेगा, तू पहले से ही समझ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे तुम्हारा करियर में गोल और प्लान बहुत ही क्लियर होते जाएगा। और जितना ज़्यादा गोल और प्लान आपको क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा आप लाइफ में सॉर्टेड रहोगे। देखिए यार, बहुत सारे लोग जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, हकीकत ये है कि आप ठंडे दिमाग से अगर बैठो और मैं तुमको सडनली बोलूँ कि तुम्हारा टैलेंट क्या है, तो तुमको लगेगा अरे यार मेरा तो कोई टैलेंट ही नहीं है। कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें हम बहुत टैलेंटेड हो। बहुत से लोग ऐसा फील होगा कि क्या है तुम्हारा एक्सपर्टीज़, तुम ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे। मेरा आपको यही चीज़ कहना है कि अगर तुमको ये नहीं पता है कि करियर में क्या करना है, तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारा टैलेंट किस में है, तुमको ये नहीं पता है कि तुम्हारा एक्सपर्टीज़ कुछ किस में है, कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत नॉर्मल सी बात है। बस इसमें समस्या क्या है ना कि तुम फिर एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे हो, जानने की कोशिश करिए। देखिए यार, किसी का टैलेंट किसी चीज़ में होता नहीं है, जानकारी लेते 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 बाय डिफ़ॉल्ट उस एरिया में आपका टैलेंट जो है डेवलप हो जाता है। अगर किसी के पेरेंट्स, मदर फादर अगर लगातार हेल्थ कॉन्शियस होंगे, जिम वगैरह जाते होंगे, तो उनका बच्चा भी देखो कि हेल्थ कॉन्शियस होगा, जिम जाता होगा। किसी के पेरेंट्स अगर ऐसा होगा क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो उनका बच्चा भी खेल रहा होगा। किसी के घर में म्यूज़िक, डांस, कल्चरल इस तरह का इन्वायरमेंट होगा, देखो कि उनके बच्चे का भी वैसा ही होगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक लर्निंग है जो उनको अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से या चीज़ों को लेकर मिल रही है। तो ऐसे ही आपका भी है, तुम भी एवरेज हो, मान लो बिलो एवरेज हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी तुमको लग रहा है कि फिलहाल मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अधिक से अधिक फील्ड्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गेन करिए। ऑटोमेटिक जैसे आपका अगल बगल बढ़िया इन्वायरमेंट उस टॉपिक से रिगार्डिंग बनेगा, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। जैसे तमाम गार्जियंस के बच्चे हैं, जैसे कोई जिम जा रहा है, कोई हेल्दी फूड खा रहा है, या फिर कोई क्या कहते हैं स्विमिंग कर रहा है, या कोई डांस, म्यूजिक, कल्चरल एक्टिविटी में कोई है, तो देखो कि गार्जियन भी मान लो एक्टिव है, तो बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट से लर्निंग हो रहा है। तो आपके लिए भी ऐसे ही है, आप मान लो कि हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि हाँ हो सकता है कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं, हाँ नहीं आती हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन गेन करिए। ठीक है, अपना टैलेंट उस फील्ड में बनाइए, अपना एक्सपर्टीज़ बनाइए, अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन गेन करिए। अदरवाइज आपके अगल बगल आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुमसे कहेंगे करियर में वो करो ना जिसमें तुम्हारा मन लगता है, लाइफ में ना आदमी को वो करना चाहिए, करियर में वो गोल चूज करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है। अबे यार मेरा मन तो यार रोज़ मोमोज और तीखी चटनी खाने का मन करता है, समोसा खाने का मन करता है, चाइनीज़ फूड खाने का मन करता है। मेरा मन तो मतलब लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें खाएं, बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिएँ और उधर घूमे घामें और क्या कहते हैं कोई मूवी देखें, वेब सीरीज़ देखें। मन तो मेरा ये करता है। तो अब लोग तो यही कहते हैं कि आप वो करिए जिसमें आपका मन कर रहा है। मेरा मन पकड़ाई करने में करता है, घूमने में करता है, तो फिर मैं वही बैठ के करूँ। तो देखो यार, मन भी ऐसा होता है ना कि टॉपिक्स पे लगाना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लगता है। बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली लग जा रहा है, 1-2% लोग कहीं कुछ ऐसे होंगे, तो इग्नोर करिए ऐसे लोगों को। बाकी के सभी जगह आपको अपना मन लगाना पड़ता है, अपना इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। तो ऐसे ही टीचर एजुकेशन का फील्ड भी है।
जैसे जैसे इस फील्ड के रिगार्डिंग आप जानेंगे, समझेंगे, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, एक टीचर को क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट टीचर कैसा होगा, प्राइवेट टीचर कैसा होगा, इंस्टीट्यूट का टीचर कैसा होगा, कोई एडटेक का टीचर कैसा होगा, कोई टीचिंग अब्रॉड आइल्स वगैरह का एग्जाम देकर फॉरेन में टीचिंग जॉब वगैरह के लिए जाना चाहता है तो उस टीचर का क्या होगा। तो दुनिया भर का जितना ज़्यादा आप उस फील्ड के रिगार्डिंग जानेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वरना वरना लोगों से पूछते रहोगे कौन सा डिग्री ले लें जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। भाई पैसा कमाने के लिए तो सबसे बढ़िया स्कोप है कि आपके घर के पास जो पास में चौराहा है वहाँ कोई चाय का दुकान खोल ले। इन्वेस्टमेंट भी कम है, टेंशन भी कम है, रॉ मटेरियल भी कुछ खास लगाना नहीं है और शाम को 1000 रुपये बना के ले जाएगा। तो इसका क्या मतलब, तुम खोल लोगे? क्वेश्चन तो यही है। तो देखिए यार, आपको ये बात मतलब समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आप उस काम को डायरेक्टली जाके कुछ भी शुरू कर लोगे, स्कोप तो सबसे ज़्यादा उसी में है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखो यार, सभी करियर फील्ड्स में बहुत अच्छा स्कोप है, सभी डिग्रियों में बहुत अच्छा स्कोप है, सभी डिग्रियों में एक से एक लद्दड़ लोग हैं। MBBS वाले भी हैं, मौका मिले आपका किडनी काट दें, आपका ऑर्गन बेच दें। इंजीनियर ऐसा पुल बुनाए 4 दिन में गिर जाएगा। ऐसे लॉयर है, मौका मिले तो तुम्हारा अपने क्लाइंट का गला रेत दें। ऐसे अकाउंटेंट हैं जो ऐसा आपका साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर दें। तो सभी डिग्रियों में ऐसे मिल जाएंगे। तो टीचर एजुकेशन के फील्ड में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, ये तमाम अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए यही सब रीज़न है कि हम लोगों को ढंग की यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर करना चाहिए। जब ढंग की यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर करोगे तो ढंग से तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर ढंग से लोग मिलेंगे, फिर ढंग से तुम उस टॉपिक्स पर चर्चा करोगे। जितना ज़्यादा चर्चा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास उस पर नॉलेज गेन होते जाएगा एंड उतना ज़्यादा आपका फील्ड में इंटरेस्ट जगता जाएगा। और एक बार इंटरेस्ट जग गया और एक बार एकदम आपको अंदर से क्लियर हो गया कि मेरे को लाइफ में यही करना है, तो सैल्वेशन वही है, ठीक है। और उसी दिन आप समझ लीजिए कि जो है एकदम परम तत्व को, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे कि हाँ क्या करना है। चलिए खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड BHU BEd पर आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पर समझ लेते हैं। BHU BEd पर आने से पहले कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस सेशन को डेली बाइट्स के यूट्यूब पर देख रहा है फ्यूचर में, तो इस सेशंस को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। डेली बाइट्स के सभी सेशंस एकदम कंप्लीट ओपन होते हैं, कंप्लीटली फ्री होते हैं। कोई आपको फी या पेमेंट नहीं देना होता है इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पर डायरेक्टली आपको एक गूगल मीट का लिंक आ जाएगा। उस गूगल मीट के लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर पाएंगे जब भी डेली बाइट्स का सेशन होता है। तो बेसिकली है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कोई फी कोई पेमेंट नहीं देना होता है। ना पहले कभी देना पड़ता था, ना आज देना पड़ता है, ना फ्यूचर में कभी देना पड़ेगा। लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा है जो इंडिविजुअली अकेले चाहता है कि सर हम प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग पर डिस्कशन करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब एलिजिबिलिटी, दुनिया भर का आगे का जो कुछ भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डिग्री, स्किल्स, कैसे जो है आपको वो बेहतर बनाएगा, मजबूत बनाएगा, क्या आपके स्ट्रेंथ वीकनेस है, उस पर आप डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ के लिए आप करियर काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर। एंड ऑब्वियसली बात है कि सेशन पेड होता है, तो इसमें आपको 1 से 1.5 घंटे सेपरेटली एलोकेट किए जाते हैं। और इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि मान लो आज आप कोई चीज़ डिस्कस करने आए, अपने करियर पर आपने 1 घंटा डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली बात है कुछ फॉलोअप क्वेरी भी होंगे, ठीक है, कुछ फॉलोअप क्वेरी भी होंगे। तो अगर कोई फॉलोअप क्वेरी होता है तो सेकंड सेशन कैंडिडेट के लिए 30 मिनट का जो भी होता है वो फ्री ही रहता है, आप फॉलोअप क्वेरी भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 1 टाइम फी होता है। आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को कॉन्टैक्ट करके अपना टीचिंग करियर का कंप्लीट टीचिंग पोर्टफोलियो अपना बनवा सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो उस तरह का फी वगैरह देके बहुत प्रोफेशनल अटेंशन चाहते हैं। तो चलिए खैर, आ जाते हैं BHU BEd पर। देखिए BHU BEd का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, BHU BEd का जो न्यूनतम अर्हता है, कहीं ना तो कहीं वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा लगेगा। हो सकता है कि BHU BEd का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कुछ सिमिलर सा लगे कि अरे यार ऐसा कुछ तो DU में भी सुना था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के और BHU के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंस है। गौर से ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी डिफरेंस है। तो ये बस दिख रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। यहाँ पर भी क्राइटेरिया सिंपल सा है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो। कहने का मतलब है कि आपके पास UG का डिग्री हो, स्नातक हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो। ग्रेजुएशन आपका किस फील्ड में होना चाहिए? आपकी जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, या तो वो साइंस फील्ड की हो, या तो वो सोशल साइंस फील्ड की हो, या तो वो ह्यूमैनिटीज़ की हो, या तो वो कॉमर्स की हो। तो ध्यान देना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ध्यान दीजिएगा, BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BHU के BEd से फॉर्म फिल करने के लिए क्या ज़रूरी है
कि आपके डिग्री का फील्ड क्या होना चाहिए, या तो साइंस हो, या तो सोशल साइंस हो, या तो ह्यूमैनिटीज़ हो, या तो कॉमर्स हो, और उसमें आपने कितना स्कोर कर रखा हो, 50% मार्क्स स्कोर कर रखा हो अपने यूजी के डिग्री में, अपने बैचलर्स की डिग्री में, अपने स्नातक के डिग्री में, अपने ग्रेजुएशन के डिग्री में। बेसिकली आपने 50% मार्क्स स्कोर किया हो और आपका डिग्री का फील्ड क्या हो, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स। और हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आया और उसने फ्यूचर में मास्टर्स कर लिया है, तो वो अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो। इससे एलिजिबिलिटी में, सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये महज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एक न्यूनतम अर्हता है कि हाँ आप एलिजिबल हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप यूजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो कि पीजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो 99% कैंडिडेट्स अपने यूजी की डिग्री के बेसिस पर ही फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि 99% लोग, ठीक ठाक लोग, 90% से ऊपर लोग तो अपना 50% मार्क्स यूजी में स्कोर कर ही लेते हैं। तो बात सिंपल सी है कि आप अपने क्वालिफाइंग डिग्री में, अपने ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हो, या तो सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स फील्ड से आपकी डिग्री हो। अब पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट है कि भाई 50% मार्क्स होना चाहिए, हमारा ग्रेजुएशन में होना चाहिए और हमारे ग्रेजुएशन की फील्ड की डिग्री सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स से होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट ने एटलीस्ट एक स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा हो। कैंडिडेट ने एटलीस्ट एक स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। कैंडिडेट ने इन सभी सब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, एटलीस्ट। ठीक है, ये जो आपके स्क्रीन पर रेड बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसमें से एटलीस्ट आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, तभी आप बीएचयू बीएड से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर यह भी ध्यान देना, मैंने तुमको बोला कि ये जो बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट है, इसमें से यही आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पीछे लिखा हुआ है अ कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट 1 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। तो ये स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, यही है, यही वाला स्कूल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, एटलीस्ट 1 स्कूल सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है यही है, ये जो रेड बॉक्स पे आपके स्क्रीन पर बना हुआ है। तो है क्या, बीएचयू बीएड से एलिजिबल होने के लिए आपके स्क्रीन पर जो रेड बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट दिया गया है, आपका सब्जेक्ट इसी किसी एक सब्जेक्ट में से होना चाहिए। हो सकता है आप बीबीए किए हों, हो सकता है आप बीसीए किए हों, हो सकता है कि आप कोई और डिग्री लिए हों, होटल मैनेजमेंट की डिग्री लिए हों। तो हो सकता है कि इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपने पढ़ा हो सकता है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मतलब आपके रिजल्ट में ना हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना हो जो आपने पढ़ रखा हो। तो अगर ऐसा कुछ है कि भाई आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जो आपने पढ़ रखा हो इसमें से, तो आप नॉट एलिजिबल है। आपके एलिजिबल होने के लिए जरूरी है कि रेड बॉक्स के अंदर जो सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने जरूर से पढ़ रखा हो। अब पॉइंट यही है कि सर मैंने तो इकोनॉमिक्स 1 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा था, सर मैंने तो इंग्लिश सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा था, सर मैंने तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा था। तो क्या मैं भी फिल कर सकता हूं सिर्फ मैंने 1 सेमेस्टर के लिए पढ़ा है? तो नहीं। उस सब्जेक्ट को चूज कैसे करोगे? सबसे पहली बात तो वो सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो इस रेड बॉक्स के अंदर से बिलोंग करता हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स हो, प्लस आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो इस रेड बॉक्स के अंदर दिया है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, और वो सब्जेक्ट कितने समय के लिए पढ़ रखा हो? एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए, एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए। अपने ग्रेजुएशन की डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में, जिसके बेसिस पर भी तुम फिल कर रहे हो, अगर तुम ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो पीजी की डिग्री के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। जिस भी बेसिस पर आप फिल कर रहे हो, एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को आपने 2 ईयर के लिए पढ़ रखा हो, तब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएचयू से बीएड कर सकते हो। और किसी का सेमेस्टर मोड में था तो एटलीस्ट 4 सेमेस्टर के लिए आपने पढ़ रखा हो, एटलीस्ट 4 सेमेस्टर्स के लिए आपने पढ़ रखा हो। वापस से मैं बात को क्लियर करूंगा, ये जो तुम्हारे स्क्रीन पर रेड बॉक्स में सब्जेक्ट दे रखा है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट तुमने पढ़ रखा हो, तभी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तुम बीएचयू से बीएड कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लोगे, सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए पढ़ा है और गए सर हमने जूलॉजी 1 सेमेस्टर के लिए पढ़ा था तो चूज कर लिए। नहीं सर, मैंने तो हिस्ट्री 1 सेमेस्टर के लिए पढ़ा था तो सर मैं हिस्ट्री चूज कर लूँ। नहीं यार,
जो भी सब्जेक्ट तुम चूज करोगे उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट अपने ग्रेजुएशन में या फिर जो भी आप क्वालिफाइंग डिग्री के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो, लेट से पीजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो, तो कहने का मतलब है अपने क्वालिफाइंग डिग्री में एटलीस्ट कम से कम 2 साल के लिए आपने पढ़ा हो, और अगर सेमेस्टर मोड में था तो 4 सेमेस्टर के लिए आपने एटलीस्ट उसको पढ़ रखा हो। अगर सेमेस्टर मोड में था तो एटलीस्ट आपने 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा हो, और अगर आपका कोर्स ईयरली मोड में था तो एटलीस्ट आपने उसको 2 ईयर के लिए पढ़ रखा हो, तभी आप बीएचयू से बीएड कर सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ये था बीएचयू बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और बीएचयू बीएड में देखोगे मात्र कितनी कम सीटें हैं। एक तो वसंता कॉलेज फॉर वुमेन है, 62 सीट्स हैं। आर्या महिला पीजी कॉलेज है, यहाँ भी 62 सीट्स हैं। और एक फैकल्टी ऑफ एजुकेशन 125 सीट्स हैं मेल फीमेल के लिए। ये केवल फीमेल के लिए है, ये केवल फीमेल के लिए है। ठीक है, ढंग से 250 सीट भी नहीं है बीएचयू में, ढंग से 250 सीट भी नहीं है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो बीएचयू से बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फॉर्म फिल करने का क्या है। ठीक है, देखो यार एग्जाम इसमें ना सीयूईटी के पेपर के बेसिस पर होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पेपर, इसमें आप सीयूईटी के मतलब जो है, जो आप एडमिशन कैसे लोगे, एलिजिबिलिटी हमें क्लियर है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग था। अब क्वेश्चन होता है कि एडमिशन कैसे होगा। तो बीएचयू में एडमिशन होता है सीयूईटी के एग्जाम के माध्यम से। ठीक है, बीएचयू में एडमिशन होता है सीयूईटी के एग्जाम के माध्यम से। अगर आप लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो आप सीयूईटी का COQP 05 वाला पेपर दोगे, आपको कुछ कुछ सिमिलर दिखेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो सीयूईटी का COQP 06 वाला पेपर दोगे। अगर आप मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हो तो COQP 07 वाला पेपर दोगे। अगर आप सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हो तो आप COQP 04 वाला पेपर दोगे। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। लैंग्वेज का मतलब 05, साइंस का 06, मैथमेटिक्स का मतलब 07 एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का मतलब कि आप 04 वाले पेपर कोड से अप्लाई करोगे। तो वहां पर देखो वापस से वो जो कंपैरिजन था यहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखो COQP 04, ठीक है, ये देखो COQP 07, ठीक है, CUET का ये पेपर कोड का पेपर आप लोग दोगे डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई लैंग्वेज का बच्चा है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत से है, तो जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है CUET का COQP 05 वाला पेपर देते हो, तो हाँ उसी COQP 05 वाले पेपर से, ध्यान देना, उसी CUET के COQP 05 वाले पेपर से तुम्हारा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, तुम्हारा एडमिशन BHU में भी हो सकता है। और हाँ, साइंस के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम COQP 06 वाला पेपर कोड देते हो CUET का, तो हाँ उसी CUET के पेपर कोड से तुम्हारा एडमिशन BHU में भी हो सकता है। अब एक चीज यहां पर नोटिस करना, तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में होम साइंस और कंप्यूटर साइंस जो है ना, साइंस हेड के अंदर नहीं दिखेगा। लेकिन देखो BHU में कोई बच्चा BHU में होम साइंस से बीएड करना चाहता है तो वो पेपर देगा COQP 06 का, और कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो वो देगा COQP 03 का। कोई कंप्यूटर साइंस से बीएड करना चाहता है BHU में तो पेपर कोड देगा COQP 06, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से बीएड ही नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने बोला ना दे सब डिग्री बीएड का ही दे रहे हैं तुमको, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट सब वेरी करता है। उसी तरह यहां देखोगे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, यहां COQP 07, यहां देखो, ठीक है, और वहीं तुमको देखने के लिए मिल जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से होता ही नहीं है, वहां सिंपली लिखा होगा बीएड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं लिखा होगा। उसी तरह आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के लिए कौन सा पेपर कोड चूज करना होता है कैंडिडेट को, COQP 03, लेकिन वही कोई बच्चा BHU में अप्लाई कर रहा है तो BHU वाले अपने कॉमर्स में एडमिशन किससे दे रहे हैं, CUET के COQP 04 वाले पेपर कोड से एडमिशन दे रहे हैं। तो होता क्या है ना, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वेरी करता है, मेथड ऑफ सिलेक्शन भी वेरी करता है। तो यहां पर देखो लैंग्वेज के लिए तुम दोगे 05 का ही, लेकिन यहां लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं ये। साइंस के लिए तुम दोगे 06 का ही, यहां पर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं ये सारे। ठीक है, मैथ के लिए तुम दोगे 07, लेकिन यहां पर मैथ के लिए सब्जेक्ट्स हैं ये सारे। ठीक है, और सोशल साइंस के लिए तुम दोगे 04 वाला ही पेपर, लेकिन यहां पर सोशल साइंस का मतलब है ये सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो होता क्या है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करता है। और हाँ, आपको 2027 में बीएड में एडमिशन लेना है तो 3-4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, आपको सबसे पहला पेन एंड पेपर लेकर जो लिस्ट बनाना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप अपना एडमिशन लेना चाहोगे बीएड करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। ठीक है,
सर हमें तो पता ही नहीं है मेरे लोकेशन के पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। हाँ तो फाइंड इट आउट, सर्च करो, पहले यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो, फिर उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिख लो कि अच्छा ये यूनिवर्सिटीज़ है। फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में दो चीज़ें आप चेक करो। सबसे पहला, उस यूनिवर्सिटी से बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, बीएचयू से बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, और कल हमारा सेशन जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर है, तो जामिया से बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। और हाँ, तीनों इंस्टीट्यूट्स बीएड का ही डिग्री दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। तो सबसे पहले तुम क्या फिगर आउट करोगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां तुम एडमिशन लेना चाहोगे। पॉइंट नंबर 2, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एंड पॉइंट नंबर 3, कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है। तो जब तुम जामिया का देखोगे तो तुमको एहसास होगा अच्छा जामिया का सीयूईटी से कोई लेना देना ही नहीं है, जामिया अपना बीएड का फॉर्म खुद से रिलीज करता है, सेपरेट उसका फॉर्म फिल होता है, उसका एग्जाम भी सेपरेटली होता है। फिर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखोगे, तुमको लगेगा अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो एग्जाम सीयूईटी से ही होता है। अच्छा सीयूईटी से होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के हिसाब से सीयूईटी का पेपर कोड चूज कराता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तुम यूट्यूब पर रैंडमली सर्च करोगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का चूरन बेच रहे हैं। कोई कहेगा कॉमन बीएड है, कोई कहेगा ये है वो है। कुछ नहीं यार, बीएड उसमें कॉमन अनकॉमन जैसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि वो सब्जेक्ट के बेसिस पर आपसे फॉर्म फिल करवा रहे हैं। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, दिल्ली बाइट से इस बात को गारंटी से कैसे कह रहा है यार, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया हूँ। दिल्ली बाइट पे सारे फैकल्टीज़ जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सब टीचर एडुकेशन के फील्ड के ही हैं। और एक चीज़ कमाल की बात आपको ये भी देखने के लिए मिलेगी, दिल्ली बाइट्स पर जो फैकल्टी आपको 5 साल पहले दिखता था ना, वही फैकल्टी तुमको 5 साल बाद भी दिख रहा होगा, ठीक है। सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से बीएड किए होंगे, सब अपना अपना टीचिंग के फील्ड का गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई किए होंगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म में आप सर्च करिएगा, देखोगे इस साल सोशल साइंस कोई और पढ़ा रहा है, अगले साल उनके यहाँ कोई और पढ़ा रहा होगा। और हाँ, वो जो लोग पढ़ा रहे होंगे वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हैं, क्योंकि बड़े बड़े आजकल कोचिंग प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया है, बनारस में जाके, दिल्ली में जाके एक स्टूडियो टाइप का खोल दिया है। आसपास की यूनिवर्सिटी से किसी बच्चे को बुलाते हैं, उसको 300 से 500 700 रुपये देते हैं लेक्चर लेने के लिए, और वहाँ खड़ा कर देते हैं। अब तुम्हें तो पता नहीं है बैकग्राउंड के बारे में, वो तुमको सोशल साइंस पढ़ाना शुरू कर देगा फ्री के नाम पर, उसको मिल रहा है 400 से 500 रुपये। इससे प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम ये है कि यार जो अपना भविष्य बनाने में खुद ही लगा हुआ है, वो तुम्हारा भविष्य कैसे बनाएगा। जिसका खुद का भविष्य गड्ढे में दिख रहा है कि 300-500 दाढ़ी मजदूर की तरफ से पढ़वा रहे हैं, तो वो तुमको कैसे गाइड करेगा कि टीचर एजुकेशन की फील्ड में तुमको क्या करना है। जो खुद किसी संस्था में सिर्फ इसलिए संघर्ष कर रहा है कि जब तक कट रहा है बाद में हम गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करेंगे, तो वो तुमको कैसे सिखाएगा। ठीक है, आप स्वयं सोच के देखिए ना, पहले तो स्वयं भी तो हासिल करने का जरूरत है, थोड़ा तो उतना लेवल तो हो, तो ये आपको फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहीं से ये कंफ्यूजन शुरू होता है कि वहीं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आजकल बोल दिया जाएगा कॉमन बीएड मतलब COQP03। अरे बस इतना सेशन करके कौन समझाएगा बच्चों को। तो बात यह है, कॉमन बीएड COQP03 बोल बोल के कोर्स बेचो। एंड हाँ, ये मैं बात पूरी दावे से इसलिए कह रहा हूँ, ये आप जाके देख सकते हैं। अब तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कॉमन बीएड जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एडमिशन देती है। और फिर वहीं देखोगे BHU बीएड, अभी मैं BHU पे चर्चा कर रहा था, BHU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है, BHU का पेपर कोड और प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन भी अलग है। BHU में कोई नॉर्मल बच्चा BCom किया हुआ है तो कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करके COQP04 वाला पेपर देकर एडमिशन ले सकता है। यही तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से बीएड ही नहीं होता है, BHU में होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जहां से आप बीएड कर सकते हो, पॉइंट 1। पॉइंट 2, वहां से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएड करने का। पॉइंट 3, सिलेक्शन कैसे होता है। अगर CUET से सिलेक्शन होता है तो CUET के कौन से पेपर कोड से सिलेक्शन होता है, ठीक है, आपको ये चीज देखना होगा। फिर इससे आपका चीजें सॉर्टेड होते जाएंगी। तो आप यूनिवर्सिटीज लिखते जाइए, पैरामीटर्स बनाते जाइए, और ये पूरा डेटा इकट्ठा करने में तुमको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तुमको महीना भर लगेगा इंफॉर्मेशन गेन करने में, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन पहले उसके रिगार्डिंग गेन करिए, फिर उसके बाद सोचिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है। हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा प्रिपरेशन क्लास फटाक से ज्वाइन कर लें, ठीक है, वो आप ज्वाइन करिए, प्रिपेयर करिए, वो सब चलता रहेगा, एक सतत प्रक्रिया है। सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए, क्या करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अप्लाई करना है। और हाँ, जितना ज़्यादा आप इसके रिगार्डिंग समझोगे तो उतना ज़्यादा आपको डाउट भी क्लियर होते जाएगा। वरना कुएं का मेढक जो है अपने कूप मंडूक में रहेगा और कुएं के मेढक की तरह ही बात करेगा कि सर आपको नहीं लगता है
कि हमको सिर्फ एक एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। अभी तो सीयूईटी का पेपर मार्च के फर्स्ट वीक में ही हो जाता है, उसके बाद क्या करोगे? एडमिशन तो अभी अगस्त तक हुआ है। ठीक है, आप जाके डेट चेक कर लीजिए, इसी साल का डेट चेक कर लीजिए। 2026 में जितने भी बच्चों का बीएड का पेपर हुआ है वो मार्च के फर्स्ट वीक, मार्च के सेकंड वीक में हो गया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कट ऑफ तो अभी अगस्त तक आता रहा है। तो भाई जब तुम्हारा पेपर मार्च में हो गया है, जून जुलाई में दूसरी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, तो अरे तो फॉर्म फिल करके आप पेपर दोगे, ट्राई दोगे। वरना अपने घर से बैठे रहोगे, तुमको लगेगा नहीं नहीं सर मेरे घर वाले तो हमको दिल्ली से बाहर भेजेंगे ही नहीं। हाँ तो तुम्हारा हो भी तो नहीं रहा है, तुम पहले बीएचयू का फॉर्म तो फिल करके देखो, देखो तुम्हारा बीएचयू में सिलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बीएचयू वाले तुमको बुला भी रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, नेशनल कैपिटल में, इसलिए पॉपुलर है, वरना कट ऑफ बीएचयू में ज़्यादा जाता है, सीटें यहाँ कम हैं। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बातें वेरी करती हैं, तो तुम ये मत कहो कि वहाँ नहीं जाएंगे, अरे तुम्हारा हो भी नहीं रहा भाई, तुमको बुला भी नहीं रहे हैं। और हाँ, इस पॉइंट पर आप मुझे गलत साबित करिए कि सर देखिए मेरा पाँचों में हो गया, आप बताइए क्या करें। तो जिस दिन आपका पाँचों में हो जाएगा, 4 बड़ी यूनिवर्सिटियों में, 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में होगा, उस दिन मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा क्या करना है। उस दिन जब लोगों के दोनों हाथ तीनों हाथ में लड्डू रहेगा ना, तुमको खुद ही समझ में आने लगेगा क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यार, बस ये अप्रोच रखिए, जितना ज़्यादा जानकारी। और हाँ, इन सब एग्जाम्स में सेलेक्ट होने के लिए कहीं से आपको टॉपर होने का ज़रूरत नहीं है, कहीं से आपको पढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा लगन और मेहनती होने का ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई आपसे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टॉपर होना पड़ेगा, सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। नहीं यार, आसान है। बहुत ज़्यादा पढ़ने और टॉपर वालों की तुलना में उस बच्चे का सिलेक्शन ज़्यादा आसानी से होता है जो ज़्यादा जागरूक है। और जागरूक होने के लिए तुमको कोई टॉपर होने का ज़रूरत नहीं है, कोई तुमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जागरूक होने का क्या मतलब है? जागरूक होने का सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे घर के पास कोई पॉपुलर शिव मंदिर हो, ठीक है, कोई शिव मंदिर हो जहाँ बहुत पॉपुलर, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, या लेट से तुम्हारे घर के पास कोई बहुत पॉपुलर स्कूल हो जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तो जागरूक का मतलब ये है कि जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा सड़क पर बढ़ने लगे तो तुमको आइडिया हो कि कौन से गली में से हमको घूम घूम के जाना है जिससे कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जागरूक का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्कूल पर पहुँचने का 5 अलग अलग रास्ते तुमको पता है। ठीक है, जागरूकता का मतलब है ये। तो ये जानने के लिए तुमको कोई बहुत इंटेलिजेंट होने का जरूरत तो है नहीं। जैसे मान लो तुम किसी एरिया में रह रहे हो, जस्ट तुम साइकिल लेकर, बाइक लेकर, कार लेकर तुम 10 बार उस एरिया में जगह जगह घूम रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ करना तो है नहीं, बस घूम रहे हो। घूमते घूमते उस स्कूल पे पहुंचने का 5 अलग अलग रास्ता तुमको पता चल जाएगा, 10 अलग अलग तुमको रास्ता तुमको पता चल जाएगा। पूरी भीड़ उस हाईवे से आ रही है, चाहे वो हाईवे है लेकिन उस हाईवे पर जाम लग गया है, तुमको अंदर से गली का रास्ता पता है कि अच्छा भाई ऐसे ऐसे घूम के भी यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, जागरूक होने का मतलब है ये। ठीक है, और मेहनती होने का मतलब क्या है? अरे हाईवे पर जाम ना लग जाए, रात में एकदम जग के सुबह भोर में ही 5 बजे गाड़ी से निकल जाएंगे, सबसे पहले पहुंच जाएंगे सेंटर के बाहर, टेंट तंबू लगा के वहीं बैठ जाएंगे, चाय समोसे का दुकान भी ढूंढ लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती होने का लोग इस तरह से ले रहे हैं। तो देखो यार ना, सेलेक्ट होने के लिए आपको बहुत टॉपर ऊपर होने की जरूरत नहीं, बस जानकारी और बस जागरूकता। जितना ज़्यादा आप जानोगे और आप पढ़ने में एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आपको बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, जितना दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस, दिल्ली बाइट्स का जितना कंटेंट दिया जाता है ना, आप उतना भी कर लीजिए और आप सिर्फ जागरूक हो, आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ जागरूक हो तो आपका पर्याप्त है। और हाँ, मैं सिर्फ बीएड में एंट्रेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स का भी बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ जागरूक हो, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, आप ज़्यादा आसानी से कम मेहनत में सेलेक्ट हो जाओगे। आपको एग्जैक्टली पता है कि वो एग्जाम का फॉर्म कब आ सकता है, उसका पेपर स्ट्रक्चर कैसे है, मुझे प्रिपेयर कैसे करना है, तो मैं एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, तुमको समझ में आएगा कि तुमको कैसे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सिर्फ आप जागरूक हो तो। और उसके लिए आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, तुम आज तक पढ़ाई नहीं की हो, तुम सिर्फ जानकारी गेन कर लो। क्योंकि देखो यार, पता है आज से ना 500-700 साल पहले होता क्या था कि जो लोग अमीर होते थे वो बाई बर्थ अमीर रहते थे, और जिनके पास राजा रजवाड़े हैं वो अमीर हुआ करते थे, ज़मींदारी जिनकी होती थी। ठीक है, बाद में इंडस्ट्रियल एज आया, फिर नए नए बहुत सारे अमीर पैदा हुए जो नए नए इंडस्ट्रीज़ लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, ये सारी चीज़ें आई। ठीक है, फिर आपको आईटी एज, कंप्यूटर एज ये देखने के लिए मिला, जो तमाम आईटी, कंप्यूटर एज, .com, www.com, बबल वगैरह सब जो तमाम सारा चीज़ देखने के लिए, वो देखने के लिए मिलेगा। फिर अब हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, अब हम एआई एज में हैं, अब हम इंफॉर्मेशन एज में हैं। आज की एज में
इंफॉर्मेशन कहीं पर कुछ होगा तुरंत फटाक से जो है कोई इंसिडेंट अमेरिका में हुआ 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। आज के एज में, इंफॉर्मेशन एज में, उस आदमी के पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है जिसके पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसको आजकल डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट वगैरह कोर्सेज ये लोग तमाम कहते हैं, जहाँ पर डेटा का वैल्यू रहता है, आपका डेटा मिल जाए, फ़ोन मिल जाए, कॉल करते हैं, बिजनेस होता है, ये होता है। तो आज के समय में जिसके पास डेटा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो अब होता क्या है ना कि सिर्फ तुम्हारा ट्रेडिशनल स्किल नहीं काम करेगा, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो यही जागरूकता के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि टीचिंग फील्ड में जितना आप जागरूक रहोगे उतना ज़्यादा आपका काम आसानी से बन जाएगा। मेरी एक स्टूडेंट है 2021-22 की होगी, ठीक है। तो वो होम साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड में एडमिशन ली थी। तो होम साइंस में एक ही कॉलेज है, लेडी इरविन कॉलेज है, तो वहाँ से एडमिशन उसका हुआ था। फिर उसके बाद वो, अब तो इस तरह का सेशन नहीं होता है। पहले ना मेरा, मतलब आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन ना हो, 2021-22 में ना मेरा पेड करियर काउंसलिंग का सेशन, मेरे ओपन सेशंस बहुत ज़्यादा होते थे। तो मेरे बहुत सारे ओपन सेशन हो रखे हैं यूट्यूब पर कि टीचिंग अब्रॉड, फॉरेन और में कैसे जाएं। तो वो भाई सीखते सीखते वो 6 महीने बाद ना अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड छोड़ के कनाडा निकल गई, ठीक है। उसमें एक यूएई निकल गई, 2 कैंडिडेट ऐसे थे, एक कनाडा निकल गई, एक यूएई चली गई। क्योंकि होता है ना, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेन किए हैं, आईएलटीएस का एग्जाम दिए हैं, देखें कि एट पार वहाँ पर क्या डिग्रियाँ वगैरह हैं, दिए और वहाँ चले गए। अब वो वहीं पर जॉब करने लगे हैं लोग। कभी उन्होंने सोचा नहीं था, ना उन्होंने कभी सोचा था कि उनके घर वाले भेजेंगे, लेकिन हाँ, जब अपॉर्चुनिटी आता है, सिलेक्शन होता है, ऑप्शंस आते हैं, तब तुम्हारे घर वाले भी तुमको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तुमको लगेगा कि अरे सर मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे सर, और सर मेरे घर वाले भरोसा नहीं कर रहे हैं कि जो, हाँ क्यों भरोसा करेंगे, तुम्हारे पास भी तो केवल प्लान है। तुमने भी तो अपने घर वालों को आज तक ऐसा कुछ करके दिया नहीं है कि जिससे तुम्हारी बातों पर वो भरोसा करें। तुम ऐसा चीज़ों को कुछ करके दो तो तुम्हारे लिए आउट ऑफ द वे जाकर डिसीजन लेंगे। अब मान लो तुम यहाँ बैठ के तुम चूरन बेचने लगे कि हम न्यूजीलैंड जाके पढ़ाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाएंगे, और नॉर्मल यहाँ बीएड में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब तुम्हारा अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, अच्छे तुम सेलेक्ट होगे, 4-6 ऐसे तुम लोगों का एग्जाम्पल दोगे, तुम्हारे पास ऐसे लोग होंगे जिनका रेफरेंस दोगे, तुम दिखाओगे कि वो ये कर रहे हैं, देखिए यूनिवर्सिटी में गए थे, ये कोई गवर्नमेंट जॉब का फिल कर रहा था, ये 10 तरह के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग समझा, ये प्राइवेट जॉब के रिगार्डिंग, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, ये ट्यूशन के रिगार्डिंग, ये एडटेक के रिगार्डिंग, ठीक है। जब इतने सारे आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे, समझोगे, तुमको सिर्फ समझ में आने लगेगा कि अच्छा वहाँ तक जाने के लिए तमाम ऐसे रास्ते हैं जिससे मैं पहुँच सकता हूँ। थिंग्स आर सॉर्टेड, ठीक है। दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो बस आपको यही चीज़ करना है। फिर उसके बाद आता है प्रिपरेशन क्लासेस, फिर आती हैं ये सारी चीज़ें, कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रिपरेशन करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए भाई करना क्या है। चलिए खैर, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई एंड। किसी भी कैंडिडेट को BHU बीएड, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड या बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या, परेशानी, डाउट, क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को BHU बीएड से रिलेटेड कोई भी समस्या, परेशानी, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल रैप अप द सेशन। पहले आप अपना हैंड रेज करेंगे, देन विल कम टू योर डाउट एंड क्वेरीज। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यस संतोष राम, यस प्लीज बताइए। सर मुझे बस ये पूछना था कि जैसे मैंने भी जैसे बैचलर्स नेक्स्ट ईयर खत्म करूंगा, तो कुछ लोग बोल रहे थे मास्टर्स पहले मतलब ऐसा कोई इफेक्ट करता है क्या, ऐसे पहले मास्टर्स करूं या पहले बीएड करूं? कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं सोच रहा एडमिशन था हो तो पहले पहले बीएड बीएड। करिए, क्योंकि मास्टर्स आप यस कभी सर। भी कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, ठीक यस है। सर, मेरे पेरेंट्स खुद बोल रहे थे कि उसे आप ओपन से कर लो, आपके करने का मन हो तो दोबारा आप ऐसे हाँ ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हाँ, और बीएड का ऐसा नहीं है कि जब मन के जाके एडमिशन ले लेंगे और आसानी से कर लेंगे, ये चीज़ नहीं है। तो पहले बीएड ही करिए। अगर किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली, मतलब ऐसा हो भी ना, मतलब मैं कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, तो हम मास्टर्स में एडमिशन ले लेंगे। वो तो तुम ले सकते हो, ओपन से भी कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है मास्टर्स को लेकर, यस सर, दैट्स ऑल। ठीक है। आप शायद बैच में है ना बीएड वाले DU के? यस सर, यस यस सर, सर। आपका नाम देखा था मैंने, ओरिएंटेशन में आए थे आप? यस 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 आए सर, मैं थे, आया था। आए थे शायद आप। ठीक है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आप लोगों को क्लास का अनाउंसमेंट हो जाएगा, थैंक यू सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू संतोष। यस ANDD रजत, या क्या नाम था ना आपका कल? सर सीटेट की बैच की डिटेल्स कहाँ पर होगी? आपका नाम क्या है? रजत। तो दिल्ली बैच की व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर दीजिए। ओके सर, उसकी डेमो क्लास की मिल जाएगी? डेमो वोमो देने का जरूरत नहीं पड़ता हम लोगों को, सच बताएं तो। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। देखिए
मतलब अगर थोड़ा बहुत आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करें तो एक तो पहली बात तो डेली बैच जो फैकल्टीज़ पढ़ा रहे होंगे सारे ढंग के हो रहे होंगे और क्लासेस बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आप यहाँ पर बैठे हो। पॉइंट 1 पॉइंट 2 मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रॉब्लम कि आप लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। यार तुम्हारा इतना लेवल नहीं है कि तुम टीचर्स को डेमो वोमो के बेसिस पर जज कर पाओ। ठीक है, देखो कोर्सेज डेली बाइट्स के भी आते हैं, हम लोग भी सेल करते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं किसी बच्चे को कोई भी चीज़ धोखे में रख के सेल नहीं करना चाहता हूँ। तुम कभी किसी टीचर को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे डेमो क्लास में, क्योंकि डेमो क्लास में टीचर, देखो टीचर तो टॉपिक अपने हिसाब से पढ़ाएगा और तुमको वो टॉपिक पढ़ाएगा जिसमें वो बेस्ट हो। ठीक है, तो तुम 2-3 क्लास में जज नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा इतना लेवल है कि तुम टीचर को जज कर पाओगे तो फिर तुम्हारा यहाँ बैठने का मतलब नहीं है। और हाँ, आप सभी लोग ये बात ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी आप लोग B.Ed की तैयारी कर रहे हैं या कोई मान लो डेली बाइट से नहीं जुड़ा हुआ है, कहीं और प्रिपेयर कर रहा है, कोई तुमको कह रहा है 3 दिन का फ्री डेमो करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, कुछ नहीं। ये सब बस तुमको कनेक्ट करके, और आदमी सोचता है 3 दिन कर लिए तो यही कंटिन्यू कर लेते हैं, बस ये सब तरीके होते हैं यार। अदरवाइज़ आप अपने स्कूल से लेके यहाँ तक तमाम बहुत सारे स्कूल कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, आप डेमो वोमो से टीचर को जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टीचर क्या करेगा, बेस्ट टॉपिक चूज़ कर लेगा, बेस्ट तरीका चूज़ कर लेगा, उसमें 2 से 3 दिन अपना बेस्ट दे देगा और उसके बाद नील बटे सन्नाटा, सब भगवान भरोसे चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बस डेली बाइट्स पर एक चीज़ है, जब मैं बच्चों के साथ ओरिएंटेशन सेशन में बैठता हूँ तो एक चीज़ कोशिश करता हूँ कि उनसे एक बार बात कर लूँ। तो ऐसे ही हमारे बैचेस का कंक्लूजन सेशन भी होता है, और कंक्लूजन सेशन करने का मतलब ये है कि जब उतना कंटेंट डिलीवर कर देते हैं तभी उतना कॉन्फिडेंस होता है कि उससे वैसे बात कर पाएँ। और हाँ, सभी कंक्लूसिव सेशन का, सभी फीडबैक सेशन का, सभी बैचेस का रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, चाहे आप DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जामिया के लिए कर रहे हो, चाहे आप RI के लिए कर रहे हो, चाहे आप CTET के लिए कर रहे हो, चाहे आप DSSB के लिए कर रहे हो। आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा, 3 साल 2 साल पुराने वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर बच्चों का फीडबैक, ओरिजिनल रॉ फीडबैक। और अगर तुमको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, हो सकता है ऐसी फर्जी बैठा दिए हों, तो तुम लोग अपने आप को देख लो, कितने यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पैसा दे के फर्जी में यहाँ बैठा रखा है। जितने लोग यहाँ पर हैं जिनको मैंने पैसा दे के बैठा रखा है, उतने ही लोग वहाँ भी हैं जिनको पैसा दे के मैंने बैठा रखा है। ठीक है, तो इस बात पर आप लोग ध्यान रखिए। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ रहे हैं, मैं सिर्फ डेली बाइट से रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ। देखो बच्चों, कहीं भी इस चक्कर में मत पड़ो, और B.Ed में और ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई तुमको डेमो करा रहा है, ये करा रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, आप जज नहीं कर पाओगे 2-3 क्लासेस में। ठीक है, आप मतलब दैट इज़ हाउ आई सी, बट रेस्ट थिंग्स आर अप टू यू। हाँ यस, खुशबू खान, यस प्लीज़ खुशबू बताइए। मैम मुझे B.Ed करना है, तो ऐसा होता है कि जिसमें अभी पॉलिटिकल ऑनर्स कर रही हूँ BA में, तो होता है कि मैं B.Ed में कोई और सब्जेक्ट से ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन बस फ्यूचर में नौकरी नहीं मिलेगा। इसमें फ्यूचर में नौकरी नहीं मिलेगा, B.Ed कर सकती हैं किसी भी सब्जेक्ट में। नहीं सर, मतलब अलग सब्जेक्ट से मैं ले मैं सकती हूँ। बोल तो रहा हूँ कि अलग सब्जेक्ट में ले सकती हैं, बस नौकरी नहीं मिलेगा वो, इसमें डिग्री ले सकती हैं। अच्छा, उस सब्जेक्ट में मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल में ही मिलेगा? हाँ यस, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं पूछा जाता है कि आपने B.Ed के सब्जेक्ट से कर रखा है। और खुशबू हाँ, यही सब दिक्कत होता है जब आदमी लेट ज्वाइन करता है। ये जब Day 1 सेशन हुआ था तब भी, कल के भी सेशन में और आज के सेशन में ये बात मैंने कम ज़्यादा रिपीट किया। Day 1 के सेशन में भी मैंने बच्चों को बताया था। परसों का रिकॉर्डेड सेशन डेली बाइट्स की यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, वहाँ पर ये टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग ये बात मैंने बताया था। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप B.Ed में कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हो जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन या PG का नहीं है, तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU और जामिया जैसे संस्थाओं में तो एडमिशन ही नहीं होगा। वहाँ तो भाई आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए, तभी वो आपको फॉर्म ही फिल करने देते हैं, उसी बेसिस पर वो एलिजिबिलिटी ही होती है। लेकिन तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसके बाद भी आपको बिना सब्जेक्ट पूछे आपका B.Ed में एडमिशन दे देते हैं, चाहे आप जो सब्जेक्ट चूज़ कर लो। वो तुमको डिग्री दे देंगे B.Ed का, जब तुम फ्यूचर में नौकरी के लिए जाओगे तब वहाँ पर चेक होगा, तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि नौकरी वाले में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात मेंशन रहता है। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि इसका मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए पूरा सिलेबस क्या होता है इसका, और कोई बुक अदर मतलब कोई सेल्फ स्टडी करना किस चाहे? यूनिवर्सिटी के लिए पूछ रही हैं आप? क्या सर? किस यूनिवर्सिटी के लिए पूछ रही हैं? जामिया के लिए। अभी मैं BHU में बात कर रहा हूँ, जामिया के लिए कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, अच्छा, हाँ। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए सर सेम ही सब सिलेबस होते हैं, अलग अलग होता है? वो डेली बाइट्स की यूट्यूब पर आप प्लेलिस्ट चेक करिए, DU का और BHU का।
थैंक यू। ठीक है, थैंक यू खुशबू। हाँ जी समृद्धि। समृद्धि जायसवाल। माइक। वेलकम टू आदित्य गुप्ता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग समृद्धि जी, बताइए। सर मुझे बीएचयू वाले प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल करना था। अच्छा, आपका पेपर कोड क्या हाँ है? सर, COQP06। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप हैंडलर को ना पेपर कोड लिख के भेज दीजिए। ठीक है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बीएचयू को कर नहीं पाया हूँ, पेपर कोड सेम होता है, डीयू का हो चाहे बीएचयू का हो। ओके सर, वही डाउट आ रहा था, मैंने वीडियो देखा था और आपने टेंटेटिव डेट भी उसमें कहा था ना, शायद 18 अगस्त से। तो मुझे लगा कि मैं शायद लेट हो गई हूँ या नहीं नहीं, फिर एक्चुअली यही अनफॉर्चुनेटली समृद्धि ना, मैं बीएचयू से रिलेटेड जो तमाम अनाउंसमेंट है, आप देखिए डेली बैट्स का सिचुएशन देखिए क्या चल रहा है, बैचेस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इस बार अभी तक सारे। ठीक है, ओके तो सर। हाँ, तो वो आप जाके एनरोल कर लीजिए, वो 06 का जो सेक्शन है उसमें व्हाट्सएप हैंडलर ऐड कर देंगे, बस बता दीजिएगा मेरा पेपर कोड COQP06 है, वो फी पेमेंट करा के आपको ऐड कर देंगे उस सेक्शन में। ठीक है समृद्धि? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। आदित्य। आदित्य गुप्ता। हेडफोन निकाल लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेडफोन निकाल लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेडफोन निकाल लीजिए। मेरा क्वेश्चन था सर कि निकाल दिए सर। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, आप बताइए क्या कह रही हैं। कह रहे हैं कि ट्वेल्थ में मैं साइंस ली थी, तो मैं बीए कर रही हूँ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर चल रहा है। दिस इज नॉट ऑडिबल। अच्छा, किसी और कैंडिडेट कोई और डाउट एंड क्वेरी? एनी कैंडिडेट, किसी और कोई डाउट एंड क्वेरी? यस आदित्य गुप्ता, यस प्लीज कंप्लीट करिए क्विक। सर मुझे पूछना था कि मैं ट्वेल्थ में साइंस था मेरा और मैं बीए कर रही हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ ह्यूमैनिटीज के लिए? यस यस, बिल्कुल एलिजिबल है। 12th के सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन का मैटर करता है। हाँ, तो मेरा पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी है, तो ह्यूमैनिटीज वाला ही ना, मैं Q4 वाला ही ना फॉर्म भरूंगी। ठीक है, यस एलिजिबल है, COQP04 के पेपर से भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, COQP04। ठीक है, एनी अदर कैंडिडेट, किसी और कोई समस्या परेशानी? ठीक है, देखिए क्लास, देखो यार, यस, रोशनी क्विक बताइए। रोशनी। सर मुझे बस इतना ही पूछना था कि जो बीएचयू है और डीयू है, अगर जैसे मुझे दोनों करना है तो दोनों एक ही में हो जाएगा ना? यस यस, दोनों एक ही पेपर कोड से हो जाएगा, लेकिन फॉर्म सेपरेटली फिल होता है। जब सीयूईटी का पेपर हो जाएगा, हाँ सर। हाँ, सीयूईटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप सेपरेटली फिल करेंगी, बीएचयू का सेपरेटली फिल करेंगी। बाकी दोनों का तो सिलेबस पूरा सेम ही है कि यस यस यस, सिलेबस पेपर कोड जो है ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर था, सेम नहीं है, सिमिलर है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट से बिलोंग करती हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका पेपर कोड COQP04 है और BHU में भी COQP04 है, तो मतलब सिलेबस सेम है। COQP06 है तो चाहे तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का दो चाहे BHU का दो, क्योंकि तुमको एडमिशन जो है CUET के पेपर से देना है। लेकिन एक बच्चे के माइंड में उठ सकता है, फिर सर दिल्ली यूनिवर्सिटी पर अलग अलग, दिल्ली बाइट्स पर अलग अलग प्लेलिस्ट क्यों बना हुआ है? अरे यार, कुछ बच्चे होता है ना जो BHU का प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, और कुछ बच्चे होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं दोनों को फॉलो करते हैं। तो जो दोनों को फॉलो करते हैं वो देख के समझ जाएंगे अच्छा पेपर कोड तो एक ही है। ठीक है, उस सिलेबस एकदम पूरा सेम रहता है, पेपर का डे भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। देखिए सभी लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो यार, अगर जीवन में कुछ सीखना हो ना तो बहुत दूर नहीं जाना होता है, आपके अगल बगल ही चीज़ें ऐसी अवेलेबल होती हैं कि आप सीख सकते हैं। सेशन की शुरुआत में मैं जागरूकता को लेकर बता रहा था। यहाँ पर एक कैंडिडेट अभी पूछ रही थी कि सर सिलेबस क्या होगा, सेम सिलेबस होगा। देखो, एक तो पहले तो कैंडिडेट ने लेट ज्वाइन किया। अब देखो, आप किसी को पॉइंट आउट करके बोल दो तो उसको बुरा भी लगने लगेगा। एक तो कैंडिडेट ने पहले लेट ज्वाइन किया, दूसरा चीज़ देखो इन्फॉर्मेशन कितना लैक कर रहा है कि अच्छा सर सबका सिलेबस सेम है क्या, सर सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है क्या, सर एक ही से दोनों सब जगह हो जाएगा क्या? देखो, जब भी तुम जिंदगी में बाद में आओगे तो चीज़ें ऐसा ही होंगी।
जैसे मान लो परसों मैं सेशन में कुछ समझा रहा था, कल मैं सेशन में कुछ समझा रहा था, डेली बाइट्स की यूट्यूब पर सभी यूनिवर्सिटियों को लेकर अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी मैंने कुछ समझाया होगा। तो उन चीज़ों को समझने के लिए ना तुमको कहीं से भी बहुत पढ़ने वाला या टॉपर होने का ज़रूरत नहीं है, बस जागरूक होने का ज़रूरत है। जागरूक होने से फ़ायदा क्या है कि एक बच्चा यहाँ पर अभी पूछ रहा है कि सर सबका सिलेबस सेम है क्या, अच्छा सर सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा क्या। एक बच्चा भी ये पूछ रहा है, और हमारे डेली बाइट्स पर कुछ बच्चे ये हैं पूछ रहे हैं सर जामिया का क्लास कब से शुरू होगा, क्योंकि 21 का डेट दिया गया था उन लोगों को, तो 2-3 दिन बाद क्लासेस शुरू होंगी, तो वो ये पूछ रहे हैं कि सर क्लास कब से शुरू होगा। अब यहीं देख लो गैप क्या है जागरूकता में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैचेस ऑलमोस्ट हमारे सब ऑलमोस्ट फुल हो गए हैं, लिमिटेड कुछ सीटें होंगी। वहाँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, वहाँ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा 04 वाला क्लास कब शुरू होगा, सर मेरा लैंग्वेज वाला 05 का क्लास कब शुरू होगा। यहाँ कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर सबका फॉर्म अलग अलग फिल करना होता है क्या, सबका पेपर कोड अलग है क्या, सर सबका सिलेबस अलग है क्या। देखो यहीं जागरूकता से फर्क क्या पड़ रहा है। मतलब वो तुमसे कोई इंटेलिजेंट नहीं है, वो ऑलरेडी प्रिपरेशन क्लास में एनरोल्ड है, उसको अपना पेपर कोड क्लियर है, उसको ये क्लियर है कि क्या पढ़ना है, और वो एनरोल कर चुका है डेली बाइट्स पर। तो अभी तुम यहां से शुरू करोगे, तुमको महीना भर लग जाएगा डिसाइड करने में करना क्या है, तब तक एक की गाड़ी आगे निकल चुकी होगी। बस यही फर्क होता है जागरूकता से। जागरूकता में होता क्या है कि किसी को कोई टॉपर होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो यार, दैट इज़ हाउ यू लर्न। कल किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि दीदी भैया ऐसा नहीं है, कोई बताया, हम इस फील्ड के रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं जानते हैं। अरे यार हकीकत क्या है, यहाँ पर 90% बच्चे जितने बैठे हुए हैं ना, एक एक का मैं हैंड रेस करा दूं तो 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है उस फील्ड के रिगार्डिंग जो उनको गाइड करे, लेकिन एटलीस्ट वो अपने लेवल पर इतना कर ले रहे हैं कि यूट्यूब पर 10, 20, 50 वीडियो देख ले रहे हैं उस टॉपिक पर, आके डेली बाइट्स के सेशन में 4 दिन से ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कोई तुम्हारे कान में आके नहीं ना बोलेगा, कोई दीदी भैया तुम्हारे कान में आके नहीं ना बोलेंगे। देयर आर प्लेटफॉर्म्स हु आर डूइंग ओपनली एंड फ्री फॉर यू। आज आप इस सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन है, कल भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन थे, परसों भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन थे, आगे भी जो सेशन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन है। तो सारा इन्फॉर्मेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डेली बाइट्स के यूट्यूब पर सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, वहां जाके आप देख लीजिए। तो कोई नहीं है घर में तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम मतलब यू आर सेल्फ सफिशिएंट यार, लेकिन एटलीस्ट उतना तो आप करोगे। खैर, तो आप डेली बाइट्स के जब यूट्यूब पर जाओगे तो एक तो प्रीवियस 2 सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी वहीं पर, ठीक है। ये जो बीएड वाला परसों जो सेशन हुआ था उसका, और कल जो सेशन हुआ था उसका। एंड हाँ, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप जामिया के हैं, आप GMIBA 2027 वाला प्लेलिस्ट जाके डेली बाइट्स के यूट्यूब पर देख लीजिए। आप BHU के हैं, BHU का जाके देखिए, BHU का प्लेलिस्ट अभी मुझे अपडेट करना है, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों तक अपडेट हो जाएगा। आप DU के हैं, आप जाके DU वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर कर रहे हो। यहाँ पर क्या है, बहुत सीक्वेंस में चीज़ों को सोच के रखा गया है कि देखोगे कि एकदम कंप्लीट डिटेल एलिजिबिलिटी को समझाया गया है। फिर डाउट एंड क्वेरी वाला जो आप लोगों का कल सेशन हुआ था वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। फिर प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल है, फिर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है, फिर आपको तमाम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल देखने के लिए मिल जाएगा, फिर पेपर कोड देखने के लिए मिल जाएगा, सबका सिलेबस 03, 4, 5, 6, 7। क्यों पेपर कोड का सिलेबस बाद में क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पहले तुमको एलिजिबिलिटी के बारे में समझाया गया, ठीक है। तो देखो यार, ये बस बेसिक सा बात है। एंड हाँ, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो गिनती के 2-4 जो कॉलेजेस हैं उसमें भी कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है, वो सब सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और, अब देखोगे कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बेस्ट जैसा कुछ नहीं है, सभी कॉलेजेस बेस्ट हैं। आपका एक बार एडमिशन हो जाए तो ठीक है, CIE, MVC, LIC, यही गिनती के 3-4 कॉलेजेस ही हैं, गिनती के 300, 200, 250 सीट ही है। जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हो ना, ये उसी कॉलेज का सेमिनार का फोटो वीडियो है, ये जहाँ मेरा फोटो लगा हुआ है, पीछे देखोगे कॉलेज वालों ने लगा रखा है, मैंने नहीं, उन्होंने लगा रखा है, ठीक है। जहाँ आप अभी एडमिशन के लिए एस्पायर करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज देखोगे, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद डेली बाइट्स, ये शायद मैं ही हूँ, शकल मेरा आप लोग पहचान रहे होंगे ठीक है। तो वहाँ देखोगे डिजिटल लिटरेसी भी सेशन चल रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं कि आके जो है, अच्छा मैंने अपने किसी यूट्यूब लाइव के सेशन में बोला था कि
इन तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के प्रोफेसर या किसी भी डीन या किसी से मुझे बात करना हो कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। तो किसी ने लिखा था कि भाई कॉन्फिडेंस हो तो इस बंदे जैसा फेंकने में। अबे जो मुझे वहाँ इनवाइट किया है तो तुमको क्या लग रहा है मेरे लिए बहुत कठिन काम है क्या उनसे कांटेक्ट करना? ये सेशन कंडक्ट करने के बाद पूरे डिपार्टमेंट के साथ बैठ के डिनर किया था, ठीक है। और डिपार्टमेंट के लोग ही तो सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले ही बैठे हैं, ये केवल बीएड बीएलएड और जो तमाम एसपीएम में जो तमाम अलग अलग। और हाँ, ये गर्ल्स कॉलेज, आपको पता होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज में मेल्स का एंट्री इज़ नॉट दैट ईजी, ठीक है। एसपीएम कॉलेज के अंदर हूँ, ठीक है। और ये MVCOE CI ये जिनके रिगार्डिंग बात हो रहा है यूट्यूब इधर, मैं वहाँ का एल्यूमिनाई हूँ, वहाँ से पढ़ा हूँ, ठीक है। मेरे पास वहीं की डिग्री है, तो वो कोई मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, कोई अगर SPM वगैरह से पढ़ा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैंपस भी अपना देख पा रहा होगा, ठीक है। तो भाई वो जैसे मान लीजिए कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था, हो सकता है मैंने फ्लो में बोला हो ये बात की, हाँ ठीक है, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है कॉन्टेक्ट कर ले, तो किसी मतलब कोई लिख रहा था कि भाई गजब का कॉन्फिडेंस इस बंदे को, अरे भाई पूरा अगर फ्लेक्स करने लगेंगे तो बेहोश हो जाओगे, ठीक है। और हाँ, वो सेशन फ्री में नहीं करता हूँ, वो कॉलेज वाले गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं। आप लोगों को अगर पता हो कोई भी इस तरह का सेशन करता है, कोई भी DU से पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों के कॉलेज में किसी को आप इस तरह से इन्वाइट करते हो तो आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। वो अलग बात है कि मैंने मैं पेमेंट नहीं लिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं अवॉइड करता हूँ, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। बाकी किसी और कॉलेज से मैं बिल्कुल लेता हूँ फ़ी, ठीक है। अदरवाइज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मैं अवॉइड करता हूँ। रीज़न ये है कि खुद का भी वहाँ के एलुमनाई रख रहे हैं, ठीक नहीं लगता है। तमाम प्रोफेसर्स भी जानते हैं, कभी मुझे कुछ डाउट क्वेरीज, बच्चों को कुछ समस्या परेशानी रहे तो मेरे कहने पर सुन लेते हैं, तो इसलिए बस नहीं लेते हैं यार, ठीक है। और ये एक कॉलेज का है, अगर आपको पता हो, अगर आपने सुना हो तो टिस, मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। टिस जो है इंडिया का वन ऑफ द प्राइम संस्थाओं में से है। कोई है यहाँ जो टिस का नाम सुना हो? कोई ऐसा बच्चा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस का नाम सुना हो? ठीक है, आप जाइएगा, सर्च करिएगा, इंडिया का वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट है टिस। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा, आपको यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। वो सेशन आप हो सकता है लाइव हो, आई जस्ट शो यू, हम कर सकते हैं। सो यंग माइंड्स हैं, उनके साथ हम एक बेहतर रोल और अपॉर्चुनिटी आपस में देख सके कि हम कैसे एक दूसरे। दिल्ली बाइट्स में आप सबका स्वागत है, वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। दिल्ली बाइट्स एक एडटेक फर्म है बेसिकली, जो 2018 में रजिस्टर हुई थी। जो BEd MA इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, या फिर MA इन एडुकेशन है, या MA इन एडटेक है, तो जो भी इस तरह के कोर्स हैं, तो दिल्ली बाइट्स इज मोर इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग MA इन एडटेक, या फिर जिनको कोई पहले से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वगैरह है। तो ये टिस से मुझे इनविटेशन था उनके यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करने के लिए, मुझे टिस मुंबई जाना था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं ऑनलाइन ही कंडक्ट करूँगा। मतलब वी आर मोर ज़्यादा मतलब तामझाम था टिस में जाना और वहाँ पर ये सारी चीज़ें करना। Likely to take such students, but we equally want students from BEd MA field as well. And before I begin with more about Delhi Bites, and firstly I am thankful to Tata Institute of Social Sciences, this Center of Excellence in Teacher Education Department, for providing this opportunity to Delhi Bites कि आपके साथ हम एक फ्री प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करें, एंड जो भी यंग माइंड्स हैं उनके साथ हम एक बेहतर रोल और अपॉर्चुनिटी आपस में देख सके कि हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर बेटर वे में काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए कि दिल्ली बाइट्स जो एक एडटेक फॉर्म है वो केवल और केवल टीचर एजुकेशन। वो बेसिकली हुआ क्या था कि सेशन शुरू होने के बाद मुझे याद आया कि अच्छा उनको थैंक यू कहना है पहले, ठीक है, क्योंकि कई प्रोफेसर्स भी बैठे थे, तो मैंने पहले दिल्ली बाइट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। जनरली मुझे शुरू उल्टा करना चाहिए था, तो इसलिए वो आपको थोड़ा सा आगे पीछे देखने के लिए मिल रहा है सेशन। तो वो टिस के साथ है, ऐसे ही गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका सेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे अब होता क्या है कि देखिए आप लोग देखिए यहाँ तक हो जाता है कि आप बहुत से प्लेटफॉर्म से बच्चे जाते हैं, वो कॉल कर लेंगे और वहाँ से उनको कॉल आएगा, फिर वो बोलते हैं कि हमको किसी ने करियर काउंसलिंग किया, वहाँ काउंसलर से बात किया था। अभी काउंसलर से नहीं बात किए थे, वहाँ से किसी संस्था से, किसी कोचिंग से तुमको फ़ोन किया गया था कोर्स बेचने के लिए, एज सिंपल एज दैट। तुमको समझाया गया पूरी बातें, फिर कहा गया 2000 रुपये का, अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाते हो, जब 500 डिस्काउंट ले लो। करियर काउंसलिंग एक बहुत सीरियस प्रोफेशन है, बहुत आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगर मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जा रहा हूँ जॉब इंटरव्यू कंडक्ट करने, तो मुझे ये बात पता है कि पढ़ाते समय मुझे अपने स्टूडेंट को क्या सिखाना है जिससे कि वो जॉब रेडी हो,
क्योंकि मैं खुद उसका प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, अब हमारा एक ऑफलाइन सेंटर जो है गोरखपुर में बन रहा है, तो वहाँ पर एक कॉलेज है, वहाँ प्लेसमेंट ड्राइव जाकर कंडक्ट करना था। मैंने मना कर दिया क्योंकि भाई अब ऑफलाइन सेंटर पे मतलब कंडक्ट करने का और ये सारी चीज़ अलग तामझाम होती है। तो कोई टीचर जब आपको वो कर रहा है तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से गाइड कर पाएगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU, अरे भाई जब मैं उनके यहाँ डायरेक्ट जाके उनसे डायरेक्ट डिपार्टमेंट से मिल के सेमिनार कंडक्ट कर सकता हूँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सी बड़ी चीज़ है? मुझे आवश्यकता ही नहीं है, वरना उनके प्रोफेसर को यही इन्वाइट कर लेते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो मैं ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो यार, होता क्या है कि जैसे जब प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग की बात आती है तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, मतलब काम आपका उस लेवल का होना चाहिए। 4 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप खुद गए हो, आप खुद वहाँ के एलुमनाई रहे हो, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बात करोगे ना तो वो फ़र्क समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, वो फ़र्क समझने के लिए भी आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा चीज़ों को कैसे जानना है, कैसे सीखना है, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए मुझे करना होगा, क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मुझे करना होगा। ठीक है, 2022 वाली KVS की वैकेंसी, 21 या 22 वाली KVS के वैकेंसी में KVS की जो जॉब आई थी, मैं उसमें सेलेक्ट हुआ था। सबसे पहली बार मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सेलेक्ट हुआ था 2019 में गवर्नमेंट जॉब में। फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट हुआ था। ऐसा कुछ तो ज़्यादा बेहतर मैंने देखा होगा कि सब छोड़ छोड़ के डेली बैठ पर बैठते हैं। ठीक है, तो देयर इज लॉट दैट आई शेयर विद माई स्टूडेंट्स इन क्लासेज एंड दैट हैज़ अ प्राइस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले कहीं ग्रेजुएशन किया और किसी ने लाइव लाके खड़ा कर दिया और अपना सब्जेक्ट बस पढ़ा रहे हैं, नॉट दैट। ठीक है, तो देखिए, जब आप टीचर बन रहे हो तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज भी रहे आपके पास। आपका स्टूडेंट सिर्फ आपसे पढ़े नहीं, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में उसको एक हेल्दी वेल्दी ग्रोथ मिले, कि आज वो सिर्फ ज्वाइन किया तो सिर्फ B.Ed की एलिजिबिलिटी का बात नहीं है, डिग्री से लेकर नौकरी तक। और नहीं वो किसी एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता, उससे कुछ बेहतर है स्वरोजगार या कुछ और एम्प्लॉयमेंट, कोई और ऑप्शन, कोई और अपॉर्चुनिटी वो एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसको ये बात का समझ होना चाहिए कि ये कैसे होगा और कैसे एक एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा उन चीज़ों को अचीव कर सकता है बहुत ही कम फी में। लेकिन हाँ, थोड़ा जागरूक होने की जरूरत पड़ेगा। स्पून फीडिंग चाहोगे तो भाई कौन करेगा स्पून फीडिंग? ठीक है, आदमी थोड़ा बहुत समझा सकता है, ठीक है, उसके लिए। और हाँ, समझने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है 4 बार यहीं आ जाओ ओपन सेशन में, हमसे डांट सुन जाओ, क्योंकि मैं बच्चे को समझाते समय नहीं देखता हूँ कि वो क्लास में बैठा है कि ओपन सेशन में, वो कब कहाँ सुन जाए कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 4 बार तुमको हम ही से सुनना पड़ जाए, लेकिन हाँ 5वीं बार में तुमको बात समझ में आ जाएगा, तुम्हारा काम सॉर्टेड हो जाएगा। तो उतना आपको देखना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को हम मतलब जो है लर्निंग के लिए रेडी बनाएं। क्योंकि देखो यार, एक इंसान को ना अपनी लाइफ में 2 में से कोई एक चीज़ ज़रूर कर लेना चाहिए। या तो बहुत अच्छा टीचर बन जाओ, या तो बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाओ। बहुत अच्छा टीचर बनने से मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी सरकारी स्कूल में टीचर बन गए या जाके नीट JEE और UPSC और स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, नहीं। बहुत अच्छा टीचर बनने से मेरा मतलब ये है कि तुमको कुछ भी आता हो, तुम सक्सेसफुली अगले आदमी को सिखा सकते हो। वो चाहे साइकिल का पंचर बनाना हो, गाड़ी का बोनट ठीक करना हो, या फिर AC का डक्ट ठीक करना हो, या फिर किसी बच्चे को पढ़ाना हो, कोई भी चीज़ जो आपको आता है, किसी को भी आप सिखा रहे हो, जो भी आपका चेला है वो बहुत ढंग से आपसे सीख जाए। तो या तो तुम बहुत अच्छा टीचर बन जाओ, या तो तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाओ। बहुत अच्छा स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि UPSC का तैयारी कर रहे हैं, कि B.Ed का कर रहे हैं, कि स्टेट PCS का कर रहे हैं, कि नीट JEE का कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने का मतलब ये है कि या तो तुम्हारे अंदर ये वाला तासीर हो कि तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख जाते हो। जब भी कोई तुमको कुछ सिखाता है, यू आर अ क्विक लर्नर, तुम जल्दी से चीज़ों को आसानी से सुन के सीख जाते हो। तो भी तुम्हारा ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी भी ढंग के आदमी को सुनोगे, जल्दी सीख जाओगे। जैसे ही सीख जाओगे तुम फटाक से अपना काम करने लगोगे। तो लाइफ में बड़ा ज़रूरी है, ईदर बी अ वेरी गुड टीचर और बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। हाँ, ये देखो कि लाइफ में सब लोग कर रहे हैं, हर आदमी कोई किसी को कहीं कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, करवा रहा है, तो वहाँ पर आदमी सीख रहा है। कोई नहीं टीचर है तो समय बहुत बड़ा टीचर है, वक्त सिखा रहा है लोगों को। और दूसरा चीज़ क्या है, एक आपको एक लर्नर भी है। बहुत लोगों को वक्त 4 तमाचा मारता रहता है, उसके बाद भी लोग अपनी बेहयाई जो है, अपनी बेशर्मी कंटिन्यू रखते हैं, अपना आदत नहीं छोड़ते हैं। तो मतलब बहुत खराब स्टूडेंट हैं। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बस इतना ही ज़रूरी है। और उसके बाद स्कूल में 90% है, 70% है, 95% है, डजंट मैटर, सब एक ही बात है। ठीक है, चलिए खैर, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। किसी को कुछ डाउट एंड क्वेरी होगा तो रुक सकता है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। यस नैन्सी, आपने हैंड रेज किया था, कुछ समस्या परेशानी?